चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में कार्यक्रम चालू करते हैं और आज के कार्यक्रम के अंदर हम एक बार अपने पुराने कार्यक्रम की बातें कुछ कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेवलेंथ पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, एम्पलीट्यूड पढ़ा था। बोलो यस और नो? यस। तो मित्रों मेरे को एक बात बताओ, न्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आप लोगों ने? c बाय लैम्डा, वेयर c स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक काम करो, इस फैन को ना कम कर दो, एसी चल रहा है, फैन कम कर दो, फैन की आवाज ले लेता है ये थोड़ी सी। दोनों फैन 1 और 2 पे कर दो। इसी बात पे क्वेश्चन लिखो। हाउ लॉन्ग would it take a radio wave? How long would it take a radio wave how long would it take a radio wave of frequency travel from Mars to Earth ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको मैं वो लिख दे रहा हूं एक बार। एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। क्वेश्चन मार्क। डू दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। बेटा जी करो, अटेम्प्ट करो। मॉड्यूल आयो ना, निकालो एक बार, मॉड्यूल भी निकाल लो साथ में। पेज नंबर 25 पे आ जाना एक बार। तुम्हारे पास एक ही पड़ी है दोनों के पास? ओके, इसको कर लो पहले क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। हाँ लगाओ तो सही। तो देखो, सोचो क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, नहीं बता दूंगा सब कुछ। करेंट डिस्कस करें। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? किलोमीटर को किस में कर लो? मीटर में कर लो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? रेडिएशन की स्पीड क्या होती है? रेडिएशन कोई भी है उसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। टाइम आपको निकालना है, हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, तो मीटर से मीटर कैंसिल। ये 10 की पावर ये जो भी है अपना आपस में करते रहना। 8/3 ये 10 हो गया और ये 8 है, तो 10 की पावर 2 सेकेंड इनवर्स नीचे जाके ऊपर जाके सेकेंड बन जाएगा। टाइम आपका आ गया सेकेंड्स में, करीब करीब 2.66 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड्स। ये आपका आंसर था। फ्रीक्वेंसी आपसे मजे लेने के लिए दी हुई थी। गॉट इट? सिंपल सा फंडा है। रेडिएशन किस स्पीड से ट्रेवल करती है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। गॉट इट? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कीजिएगा। ये क्वेश्चन हटा रहा हूं। two waves
differ in frequency, two waves differ in frequency by 10 की पावर 15 हर्ट्ज फुल स्टॉप. If one wave has lambda is equal to 2000 angstrom, full stop, find possible lambda values for the other wave. सोचो कैसे होगा, सोचो भाई, बैठे क्यों हो, सोचना तो पड़ेगा. बताओ कैसे करोगे. क्या हो गया? एंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा? 10 की पावर -10 मीटर होता है. थोड़ा सा सोच के देख लो, फिर मैं करवाता हूं. चलो करो, जल्दी करो. देखो, टू वेव्स डिफर इन फ्रीक्वेंसी बाय 10 की पावर 15 हर्ट्ज. दो फ्रीक्वेंसी हैं जिनमें 10 की पावर 15 का डिफरेंस है. अब एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज से ज्यादा भी हो सकती है या 10 की पावर 15 हर्ट्ज कम भी हो सकती है. ठीक है, तो इसीलिए जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी ना, ये दो फ्रीक्वेंसी की पॉसिबल वैल्यूज दो आएंगी, एक नहीं आएगी. ठीक है, अब देखो कैसे निकालनी है. सबसे पहले जो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी निकाल ले हो, 10 की पावर 15 हर्ट्ज ज्यादा है, पहले एक तो पता कर लो कितनी है. तो एक पता करने के लिए उसका लैम्डा दिया हुआ है, तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. सी कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और लैम्डा कितना है? 2000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर. ये 3 जीरो इसमें जाएंगी तो 10 की पावर -7. मीटर से मीटर कैंसिल. 3/2 होता है 1.5. 10 की पावर -7 ऊपर जाके 10 की पावर 7 8 में ऐड होके 15 बन जाएगा सेकेंड इनवर्स. ये आपका न्यू आ गया. अब जो आपका दूसरा न्यू है, यानी कि न्यू डैश है, वो आपके न्यू से 10 की पावर 15 ज्यादा है, हर्ट्ज ज्यादा है. तो एक काम करो, पहले वाला न्यू है कितना? 15 से 10 की पावर 15 हर्ट्ज ज्यादा है. हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स एक ही यूनिट होती है. ठीक है ना? तो अब 10 की पावर 15 कॉमन ले लिया, यहां पे 1 बचेगा. 1 + 1.5, तो या तो ये हो सकती है, ठीक है जी, या आपकी फ्रीक्वेंसी ये भी हो सकती है कि 10 की पावर 15 से क्या हो? कम हो. तो 10 की पावर 15 से कम होने पर ये बनेगी. ये बताने की जरूरत है क्या कैसे हुआ है? अगेन कॉमन ले लेना. ओए होए होए, माइनस माइनस माइनस. कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है ना. तो अब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी आ गई,
तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो आपको लैम्डा पूछा है, 2 waves differ in frequency by this, if one wave has lambda इतना, find the possible value of lambda for other waves। तो लैम्डा इसके लिए आ जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, फिर लैम्डा क्या हो जाएगा, c बाय न्यू हो जाएगा। न्यू कितना है इसका, ये कुछ वैल्यू आएगी और यहां पे इस लैम्डा के लिए कुछ वैल्यू आएगी। बेटा जी ओए होए कुछ समझ में आया क्या? ये आपके साथ ऐसे मजे लेगा क्वेश्चन थोड़े थोड़े, ठीक है। तो ये आपने एक क्वेश्चन और सीख लिया। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे, उसका नाम लिखते हैं अभी, पर पहले आप ये कर लो। बेटा डन, चलो ये लो, पेज नंबर 25 पे आ जाओ, ये ले पकड़। अच्छा ठीक है। ओए हार्दिक बुक ले आई अगली बार से अपनी। हाँ हाँ मैं वही तभी कह रहा हूँ ले आई। घर पे भूल गया कह रहा हूँ, बताओ। लाया होता तो मैं क्यों बोलता थी, समझदार आदमी। इसे हटा रहा हूँ मैं। कैसे यार मजाक कर रहा है तू छोटे बच्चों वाले। चलो हटा दें इसको, नोट हो गया, ठीक है। चलो सुनना मेरी बात, देखो इसके बाद हेडिंग बना लो। हेडिंग क्या बना लो, पहले आपको देखो पेज नंबर 25 पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हेडिंग डाल के ना आपको एक टेबल बना हुआ पेज नंबर 25 पे, देख लो एक बार। यहां पे आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज लिखी हुई हैं और यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ वेव्स लिखी हुई हैं। दिख गया कि नहीं दिखा, बोलो। आप लोग उसको कॉपी कर लो, एक बार करो, नोट्स में कॉपी कर लो। ये एंगस्ट्रॉम में सबकी वैल्यूज लिखी हुई है, रेंज लिखी हुई है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको क्या बताता है, ये बताता है आपको होल रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। ये आपको याद करनी है। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, गामा रेज को ऐसे भी गामा भी बना देते हैं। अब आगे ऐसे रट लो, एक्स यू वी, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। बस बस। अब ये क्या है, इंक्रीजिंग लैम्डा का ऑर्डर है, मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है। इसमें आपको एक रेंज जो सबसे ज्यादा याद रखनी है वो है विजिबल रीजन की रेंज, एंड दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। आपको एंगस्ट्रॉम में दी हुई है तो 4000 से 7000 दी होगी एंगस्ट्रॉम। हाँ हाँ ठीक है। तो ये ना आपको ये पैटर्न भी याद रखना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो आपको अगर मोटा मोटा याद रखना है कि हमारे सेलफोन टावर्स पे जो वेव्स निकलती हैं उनको क्या कहते हैं,
रेडियो वेव्स, ताकि उनका लैम्डा सबसे ज्यादा हो, वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो, ज्यादा दूर तक जाए, ठीक है ना। और विजिबल रीजन में क्या होता है, विजिबल रीजन, वाई विजिबल रीजन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जितने भी कलर्स शो हो रहे हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे इस रेंज में वेवलेंथ गिर रही है, तभी हमें दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कलर दिख रहा है, हार्दिक भैया ने ये ब्लू कलर का जो है वो अपना टी शर्ट डाली है, तो ये क्यों दिख रही है, क्योंकि इस पे लाइट पड़ रही है, फिर इसकी टी शर्ट कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, और फिर जो टी शर्ट इसकी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है कुछ एमिट भी कर रही होगी, जो एमिट कर रही है उसकी वेवलेंथ इस रीजन में जा रही है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे कलर शो हो रहा है जो कि वेवलेंथ एमिट कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो विजिबल रीजन में कलर शो होंगे, बाकियों में कलर शो नहीं होंगे। आपको टेबल दिया है, टेबल में वैल्यूज लिख लीजिए, जरूरी वाली तो मैंने ऊपर लिख दी है। गॉट इट? हाँ जी, ये बना लो, और क्या बना लो, इसे भी बना लो, क्या जा रहा है। वैसे तो आपने जो वैल्यूज लिखी है ना, वो कम से ज्यादा ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, तो आप डाउन बस एक साइन बना सकते हो डाउन का, कि नीचे जाते जाते लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, या ऊपर जाते जाते लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, देख के बना लेना। अगर रेडियो वेव ऊपर है तो ऊपर की तरफ एरो बना लो, एरो का हेड, इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा, हाँ ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो अब हेडिंग बना लो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा हेडिंग क्या बना लो? प्लैंक्स CKS, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है बेटा जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है द रेडिएंट एनर्जी, मैं ओरली बोल रहा हूं आपको, आप लोग लिखो, द रेडिएंट एनर्जी, लिखो लिखो लिखो, यस, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड not continuously, not continuously, but discontinuously in the form of small packets of energy, in the form of small packets of energy, in the form of small packets of energy is called quantum, is called quantum, QUANTUM, full stop। इसी को कंटिन्यू करो, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन इन केस ऑफ लाइट। इसमें सेकेंड पॉइंट बना लो, इसमें सेकेंड पॉइंट बना लो, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of radiation, is directly proportional to the frequency of radiation। ठीक है बेटा जी, बन गई बात? अभी बनवाते हैं, सुनो। आपको ये कह रहा है कि जो रेडिएशन आती है, प्लैंक ने ना बहुत ही मतलब समझदारी का काम किया, कहता है ये जो वेव है ना आपकी, इसमें पार्टिकल्स हैं, और उस पार्टिकल को छोटा पैकेट कह दिया। क्या कह दिया बेटा? छोटा पैकेट। उसने कहा कि ये वेव ना कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये वेव ना पार्टिकल से बनी है, और पार्टिकल पे वेव नेचर है।
पैकेट लहरा रहा है, पैकेट लहरा रहा है, ठीक है, पर है तो पैकेट, है तो डिसकंटिन्यूअस बीच में से। अरे बोलो ना यार, उसने ये हमें बता दिया और फिर उसने ये कहा कि इसमें जो पैकेट है ना, पैकेट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी फ्रीक्वेंसी है। अरे अगर फ्रीक्वेंसी तेज हो जाएगी, पर सेकंड अगर वेव ज्यादा आएगी तो पैकेट तेजी से आएगा, और तेजी से आएगा तो एनर्जी ज्यादा लेके आएगा। यस और नो? अरे बोलो यार, अरे तेजी से चांटा आएगा तो ज्यादा तेज लगेगा। क्यों भाई, खिलाड़ी हो? नहीं नहीं यार, तुम प्यारे बच्चे हो, तुम्हारे साथ ऐसे नहीं, ठीक है, जब तक तुम प्यारे हो। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? इक्वल टू, हाँ, कांस्टेंट यहाँ पे h लगाऊंगा, और क्योंकि ये प्लैंक भैया का काम है सारा का सारा बताया हुआ, तो h का नाम हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। और h की वैल्यू होती है अपनी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अच्छा, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट एक और भी है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो ये प्लैंक भैया का किया हुआ काम है, तो प्लैंक कांस्टेंट नाम दे दिया, h को प्लैंक कांस्टेंट नाम दे दिया। अच्छा सुनो, अरे एक बात सुनो, अगर एक पैकेट की एनर्जी h न्यू है तो 2 पैकेट की कितनी होगी? 10 पैकेट की कितनी होगी? 10h न्यू। तो इसका मतलब मेरे को अगर n नंबर ऑफ पैकेट्स की एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है NH न्यू, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स कह देते हैं। इस पैकेट को फोटोन कहते हैं अगर लाइट सनलाइट हो तो, वरना क्वांटम। ठीक है, क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? तो प्लैंक भैया ने कहा जो आपकी रेडिएशन है उसमें वेव नेचर तो है, मैं मानता हूं, पर उसमें पार्टिकल नेचर भी है, और पार्टिकल कुछ इस तरीके के हैं कि उसको पैकेट बुला दिया गया है और पैकेट की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू करार कर दी गई। गॉट इट? अब इस पे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, स्कूल के पेपर में काफी आता है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। A 100-watt bulb emits a monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Emits a monochromatic light of wavelength 400 nanometer full stop. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. क्या कह रहा बच्चे? ऑब्वियसली करेंगे, 10 की पावर -9 मीटर, क्यों नहीं करेंगे? चलो करो करो, शाबाश, ट्राई करो। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आपको मैं, एक बैक एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला आप लोग लिख चुके थे पहले से। करो, ट्राई करो, 2-3 मिनट्स लो, ट्राई करो, शाबाश। Yes, yes. Find the value of n.
ये होमवर्क में कर लेना, सिमिलर है। क्या कह रहा है बेटा? -9 मीटर। यस यस यस, यू आर राइट। करो जल्दी से। वन पॉइंट 2.65 इंटू 10 की पावर, नहीं गलत आ रहा है। करो करो, सॉल्व करो, कोई बात नहीं, पूछूंगा मैं कैसे किया है। नहीं, नो। बेटा बढ़ जाए। देखो ऐसा है कि अगर आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो प्लीज उसे लगाओ, क्योंकि पेपर में तो यही क्वेश्चन आता है, स्कूल के पेपरों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो वहां आप नहीं लगा पाओगे और वहां आपको सेल्फ डाउट होगा कि पता नहीं मैं कैलकुलेशन कर भी सकता हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। और प्रॉब्लम ये है कि जब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो तो बंदे को इतना सेल्फ डाउट और आलस हावी हो जाता है कि वो सोचता है कि यार कैलकुलेशन तो यार छोड़ यार, आधे तो मिल ही गए ना, बहुत है। कितना है आंसर? हाँ अजीब ही होता है आंसर, तो बता दे फिर कितने। चलो आप लोग फिर तरीका देखना सही था कि नहीं था, ठीक है, और घर पे इसका कैलकुलेशन अटेम्प्ट करना। चलो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें एक ही टाइप की वेवलेंथ होती है, मोनोक्रोम, ठीक है, एक ही टाइप का वेवलेंथ, एक ही टाइप की, वही निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है कि वेवलेंथ हमें दी हुई है और नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि n निकालना है। तो फॉर्मूला यूज्ड, आधा नंबर तो फॉर्मूले का है, बता भाई सही हम, इज इक्वल टू NH न्यू, इज इक्वल टू बेटा NH न्यू, वेयर n स्टैंड्स फॉर आपके क्या हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो E क्या है, अब ये मसला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए E इज इक्वल टू PT होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर आपको 100 दी हुई है और टाइम आपको सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, यस और नो। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी होती है जूल में, पावर होती है वॉट में, और ये होता है टाइम सेकंड्स में। तो आपको अगर मैं बताऊं कि सेकंड नीचे जाके ऊपर जाए और पावर आपको दी हुई है, तो एनर्जी का आंसर भी 100 ही आता है, क्योंकि टाइम पर सेकंड दिया हुआ है। अरे बोलो यस और नो। तो जो पावर थी वही एनर्जी है जूल सेकंड इनवर्स में। तो E की वैल्यू आ गई 100 जूल सेकंड इनवर्स, N की वैल्यू निकालनी है, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34। न्यू क्या होता है आपका, न्यू C बाय लैम्डा। अरे क्या होता है रे काका, C बाय लैम्डा, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट खोल लेना, जूल सेकेंड, इसकी यूनिट जूल सेकेंड होती है। यूनिट भी कैंसिल होती है, आपको नजर आ जाएगी, मैं इसलिए लिख रहा हूं जूल सेकेंड।
400 इंटू 10 की पावर -9, ये ठीक है। अब यहाँ पे केवल एक n रह गया, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स गया, जूल से जूल गया, 1 सेकंड इनवर्स बच जाएगा। तो n क्या है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना पूरे को, ठीक है। पहले 10 की पावर आप लोग कंज्यूम करवा देना। देखो 2 इसके अंदर गई, 10 की पावर -7 बचा, -7 ऊपर जाके प्लस का 7, 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 और ये 10 की पावर माइनस का 19 बच गया, और बाकी ये 3 कंज्यूम करवा देना। तो सॉल्व कर कर आके आंसर आएगा 2.01 इंटू 10 की पावर 20 सेकेंड इनवर्स। ये करके देख लेना, यही आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? पक्का फंडा क्लियर है? क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.11 बिल्कुल इसी के जैसा है। होमवर्क में डालो, डालो होमवर्क में। एक और क्वेश्चन होमवर्क में डालो, रुक जावे। 2.43। अब बोल क्या कहता है? मैं कह रहा हूँ 410 की पावर -9 ऊपर जाके 10 की पावर, ये पहले तो ये 2 0 भी इसमें डाल दी ना मैंने। 100 से मल्टीप्लाई तो 10 की पावर -7 रह गया था, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। ठीक है, आप आराम से करना, तसल्ली से, तभी होगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन से देख के, घबरा के, डर के भाग मत जाना, और कैलकुलेशन से बच के कहीं जा नहीं पाओगे। पेपर में तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ना प्रैक्टिस जब करो तो खुद करना जरूर, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत जगह ये टेंशन हो जाएगी कि यार अब इसे करेगा कौन, ऐसे बैठ जाओगे 1 मिनट तक तो सोचते सोचते। जैसे सुबह बाथरूम में उठ के बैठ जाते होगे ना, कई बार सोच रहे हैं, बैठे हैं, और टाइम यहाँ निकले जा रहा है सारा। ऐसा होता है, किसी के साथ होता है ऐसा कि आज क्या काम करना है यार, बैठे हैं यार, सोच रहे हैं, ना तो काम हो रहा है और टाइम और निकले जा। तो ऐसे बैठ के आंसर को, इसको देख के ऐसे सोचना नहीं है कि यार ये क्या हो गया यार, तो ये ऐसे होगा नहीं, इसे करना पड़ेगा, और उतनी देर में हो भी जाएगा। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरी करवाता हूं मैं आपको, बढ़िया सी है। नेक्स्ट थ्योरी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हटा दूं बेटा? ये क्या कर दिया तूने? मैं काटा मारा था, कहीं तूने ये नोट किया है? हाँ। अच्छा ठीक, फिर काटा क्यों मार रहा है बॉस? पुराने वाले पे। अच्छा पुराने वाले पे। आगे बढ़ जाए मित्रों, हेडिंग बना लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप पहले लिख लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? लिखना स्टार्ट करो एक बार। व्हेन अ रेडिएशन with certain minimum frequency, when a radiation with certain minimum frequency strikes the surface of metal, when a radiation with certain minimum frequency strikes the, अच्छा certain minimum frequency के बाद है ना, एक ब्रैकेट बना के न्यू नॉट डाल लेना। certain minimum frequency के बाद ये न्यू नॉट डाल लेना ब्रैकेट बना के, ठीक है। अब लिखो स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। हाँ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद न्यू नॉट बनाना है। स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मेटल या मेटल सरफेस, कॉमा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, स्ट्राइक्स द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, स्ट्राइक द मेटल सरफेस, comma, electrons are ejected from the surface of the metal, from the surface of the metal. This phenomena
फिनोमिना की स्पेलिंग ना आए तो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, संयम कह रहा है ये काम कर दिया आसान अपने। दिस इज कॉल्ड बेटा जी, या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप डाल के ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं, और इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं और प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, तो आप लोग को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। है बहुत ही अल्टीमेट आसान बात। आप देखिए मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, फॉर सपोज ये मेटल का सरफेस है। अब मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज करना? लूज करना। मतलब मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन्स के रिश्ते कुछ बहुत ही बेहतर नहीं है। मतलब मेटल और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कमजोर है, वीक है, एक तरीके से सोचे तो। पर वीक है पर बॉन्ड तो है। अरे बोलो, अरे माना टूटना चाहता है, माना इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, पर कुछ तो है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कुछ तो एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। अरे बोलो यार, यस और नो। तो मैंने कहा मेटल का सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाउंड है, इस पे कोई लाइट पड़ रही है, और ये जो लाइट पड़ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। तो न्यू हो गई इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए, मेटल और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ मिनिमम कुछ तो चाहिए। अरे बोलो ना यार, उतनी मिल गई। अगर उतनी मिल गई जितनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। अब ये पूछ रहा है जो तेरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी एनर्जी क्या होगी? नहीं, नो। इधर देखो, सुनो सुनो, इधर देखो, न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी आएगी न्यू नॉट, वो होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होगी बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू ही तो था। वो इधर देखो, ये ऊपर रुक जा, अभी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू था कि नहीं था? मतलब अगर किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो कुछ एनर्जी की लाइट आ रही है, मैं ये कह सकता हूं। यहां कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कह दिया? न्यू नॉट। समझ रहे हो? मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्पीड से वहां से जा रहा है, और कभी कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, स्पीड में होता है कोई पार्टिकल, तो उसकी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अरे बोलो, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये हमें फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाया काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का। तो पता लगा, पहले ये बता इंसिडेंट आई कितनी थी? तूने कहा एच न्यू आई थी, क्योंकि एनर्जी तो एच न्यू होगी इंसिडेंट वाली। अरे बोलो यार। फिर तूने कहा इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? तो मैंने तुझे बोला कि जितनी मिनिमम चाहिए थी उसको क्या कर दे? माइनस इंसिडेंट में से। अरे इंसिडेंट आई कुछ एब्जॉर्ब करी होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटे, और जितनी एब्जॉर्ब करी होगी, जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने यहां पे फ्रीक्वेंसी के आगे क्या लिख दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं लिख दूं तो आपके लिए लिख देता हूं, एच न्यू नोट क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? यस और नो? अब इस एच न्यू नॉट को आप वर्क फंक्शन भी कहते हो। ठीक है, एच न्यू नॉट को एक और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे? वर्क
फंक्शन से एंड वर्क फंक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद फाई। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई भी एक फॉर्मूला हो सकता है, कुछ नहीं है, ये वर्क फंक्शन आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी ही था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आपको ना कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर करनी है। ये इलेक्ट्रॉन की कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी, अरे बोलो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी ये टर्म बढ़ जाएगी, इसने तो उतना ही रहना है, अरे ये तो फिक्स रहना है, मिनिमम तो फिक्स रहना है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बोलो यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यहां से मैं एक और बात बना सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यस और नो? ये बताओ पहले, ये बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? ये एनर्जी इंसिडेंट लाइट की है, ये थ्रेशोल्ड है, और ये काइनेटिक एनर्जी है। जितनी मिनिमम चाहिए थी उतनी एब्जॉर्ब करी, बाकी इलेक्ट्रॉन लेके फरार। गॉट इट? चलो गॉट इट। तो फिर मैं दो ग्राफ बनाता हूं, आप मेरे को बताना ऐसे कैसे बना दिया आपने। देखो इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी है बेटा? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की है। और ठीक है, यहां विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये ऐसे बन गया, ठीक है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी बना लेते हैं। उसमें देखियो दिख रहा है ये, विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट बना लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूं जा रहा है सीधा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसकी है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की है, और ये पॉइंट न्यू नॉट हो गया। अब बताओ ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है, आगे से क्यों बन रहा है, और ये ग्राफ सीधा क्यों जा रहा है? आप एक्सप्लेन करो। चलो ये वाला एक्सप्लेन कर सकते हो, वो वाला मैं कर दूंगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिर आपको मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले। बताओ बताओ, शाबाश, करो जल्दी करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, पर कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ तो मिनिमम तो चाहिए, इसलिए वो जो जब मिनिमम अचीव हो जाएगी उसके बाद ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। अरे बोलो यस और नो? तो मिनिमम अचीव होने से पहले तो कुछ नहीं है, मिनिमम अचीव होने के बाद ही है सब कुछ, इसलिए आगे थोड़ा सा ये बढ़ गया। अच्छा, इंटेंसिटी का क्या अर्थ होता है? इंटेंसिटी का अर्थ होता है, देखिए जैसे अगर इतने सरफेस एरिया पे लाइट पड़ रही है और एक बार इतने सरफेस एरिया पे लाइट पड़ रही है, तो यहां इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब एरिया लाइट कितना ज्यादा कवर कर रही है उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाती है? इंटेंसिटी। पर काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ या लैम्डा फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैं चेंज कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट ज्यादा जगह पे मार दे, तो फ्रीक्वेंसी तो उतनी है। अगर फ्रीक्वेंसी उतनी है तो काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा किस पे? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल बी मोर विद इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ज्यादा होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब एक पॉइंट अगर इसके अंदर और बनाना है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of light, whereas
काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है दोस्तों? आ गई है तो नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।